सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. मुल्क के तूलो अर्ज में कुदरती और सियासी ज़ल्ज़लों के आफ्टर शॉक्स का सीज़न है। आफ्टर शॉक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़ल्ज़ले आते हैं तो गुजर जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में बड़े रेक्टर स्केल पर यानी 6.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला महसूस किया गया और इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा थी। अल्लाह का लाख लाख करम है कि इससे कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। इसी तरह शहर इक़्तिदार की सियासत में जो ज़ल्ज़ला सितंबर 2020 में PDM की सूरत में सामने आया था, उसके आफ्टर शॉक्स का सीज़न शुरू हुआ चाहता है। लॉन्ग मार्च की डेट दे दी गई है। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया गया है। अब हल्की फुल्की ठुक फुक हो रही है, यानी कभी कोई गिरफ्तार हो जाता है, कोई किसी की गिरफ्तारी को ड्रामाई रंग देते हुए ये कह देता है कि ये तो ड्रामा किया गया है, और बाज़ औक़ात ये भी बातें आ जाती हैं कि दोनों तरफ से बयानात एक दूसरे की जानिब तोपें करके देना शुरू कर दिए जाते हैं। बहरकैफ इस्लामाबाद के अंदर गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा मुजाहरा हुआ और मुजाहरा था मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, और इस मुजाहरे को जिस अंदाज से हैंडल किया गया उसको कतई तौर पर अगर मिस हैंडलिंग कहा जाए तो गलत ना होगा। और ये सियासी हलकों में मौजूद बड़े बड़े सियासतदान भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि अगर कोई शहर इक़्तिदार के अंदर डी चौक के ऊपर या किसी भी जगह पर धरना देगा, एहतजाज करेगा या अपने मुतालबात के लिए आकर खड़ा होगा तो उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो कम अज कम उस धरना या एहतजाज करने का मुकम्मल हक और मौका दिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि शहर इक़्तिदार के डी चौक में जिस अंदाज से आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिस अंदाज से वहां पर टीयर गैस फेंकी गई, और यह भी इत्तलात हैं कोई एक्सपायर्ड टीयर गैस थी, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को इटसेल्फ बड़ा धचका पहुंचा है। PTI के बड़े लीडर्स इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के कंट्रारी कंसीडर कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अता तारड़ साहब की गिरफ्तारी ड्रामाई थी या नहीं थी, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क ये भी है कि सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को कितना खुश कर चुका है और कितना मायूस कर चुका है। बहुत सारे हलकों में मायूसी यूं है कि लोग चाहते हैं कि यूथ फोर फ्रंट पर आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवारों में से भी अगर देखा जाए तो सिवाय एक आध के ज़्यादा लोगों का ताल्लुक यूथ से नहीं है। इसीलिए शायद जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का सोच रहे हैं। एक और बड़ी बात ओपन बैलेटिंग के हवाले से। ओपन बैलेटिंग बड़ा मामला है और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर COD के अंदर ये बात कर चुकी है कि हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे और सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से होंगे। लेकिन अगर अब वो होने की कोशिश हो रही है तो फिर क्यों उसके ऊपर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी अच्छा करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #सेनेट इलेक्शंस। #सेनेट इलेक्शंस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। पाकिस्तान भर में कुदरती और सियासी ज़ल्ज़लों के आफ्टर शॉक्स का मौसम। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस्लामाबाद का डी चौक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ आते हैं, एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं। आप लोगों ने भी 126 दिन का धरना दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुलाजमीन ने जो अपने मुतालबात के हक़ के लिए यहाँ पर एहतजाज किया था उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं थी? आप लोगों ने ठीक से हैंडल नहीं किया उसको? एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो सकती थी,
आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम वो पार्टी है जिसने खुद काफ़ी एहतजाज किए हुए हैं, धरने 26 दिन का धरना, और जो हमारे साथ हुआ था हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दूसरों के साथ हो। क्योंकि जिस तरह नून लीग की मशीनरी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ हम पे शेलिंग की, फायरिंग की, और जिस तरह से किया, फिर मॉडल टाउन में जिस तरह से नून लीग ने किया, वो तो खैर बहुत ही एक उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। जो मॉडल टाउन में जो जुल्म किया अपने शहरियों के ऊपर, उन्होंने जो गोलियां चलाई, वो तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे तो खैर उस तरह से नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया जी, देखा उन्होंने? हाँ, उन्होंने बिल्कुल देखे ना, आगे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इंतज़ामिया जो है जी, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको करना चाहिए था। बहरहाल जो है वो हमारे शहरी हैं और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जो भी प्रोटेस्ट करता है, जमहूरियत में जो प्रोटेस्ट है वो तो हुसन है, और ये तो अच्छी बात है। कौमें जिंदा होती हैं, प्रोटेस्ट नजर आती हैं, हर किसी के अपने ग्रीवेंसेस होते हैं। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए था, ठीक तरह से नहीं किया। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, ये मुलाजमीन का तबका वो तबका होता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर तबका है, और हमारी जो रियासत है उनकी तनख्वाहों में से अपना हिस्सा समझ के, हक समझ के तनख्वाह से पहले काट लेती है। और पूरी दुनिया में ये है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, उनको लेबल्स दिए जाते हैं, उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई मसला आता है तो उनको रिटर्न भी होता है। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि रिटर्न तो दूर की बात, कहीं कोई लेबल तक नहीं है कि यार ये टैक्स पे करता है, इसके एनआईसी पे पैट्रियट लिख दोगे, टैक्स पेयर है इस कंट्री का। जो नहीं के पे कर रहे हैं वो तो छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, जो पे कर रहे हैं उनको तो इज्जत मिलनी चाहिए। तनख्वाहदार तबका जो होता है ना, उसका एट सोर्स टैक्स कटता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, विलिंगली है जो भी है उसका कटता है टैक्स। पहले से ही रंदा मार के भेजते हैं। हाँ, तो मैं भी जाहिर है उसी ज़ुमरे में आता हूँ, और पहले आता था, हम सब इतने सालों से, हाँ। और लगातार टैक्स जो है वो सैलरी से कटता रहा। और उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस निज़ाम को थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अब इमरान खान साहब अक्सर बात करते हैं स्कैंडिनेविया की। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सबसे दुनिया में जो बेहतरीन लोगों को जो सर्विस मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वहाँ पे है। और वो मदीना की रियासत जो कि इमरान खान साहब जिसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट, उसे हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है। उन चीज़ों पे, इंसाफ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर वो लोग कर गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्कैंडिनेविया की। तो हमें इस तरफ तो अब खैर सफ़र शुरू किया है, और आहिस्ता आहिस्ता गामजन है। वो बात वो प्राइम मिनिस्टर वाले ही, आप उनका जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था स्विच से नहीं होता, ये चेंज एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिसने टैक्स पे किया है, जो ज़्यादा टैक्स देता है, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कहीं कोई लेबल कर देते हैं। 20 साल बाद कभी उसको ज़रूरत हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई नौकरी ख़त्म हो जाती है, तो उसको गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट करती है। ये मेरी सजेशन है बाय द वे कि हम जो तनख्वाहदार तबका हैं, जो तनख्वाह लेने से पहले टैक्स कटवा बैठते हैं, वो 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई तो गवर्नमेंट उनको देखें। एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। कुछ इस तरफ भी देखें, जो अच्छा टैक्स पेयर है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, उसको पैट्रियट बना दें, कोई लॉयल्टी कार्ड बनाएं उसका। गुड आइडिया, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया। इसके ऊपर ये सजेशन आपने पहुंचानी ज़रूर है प्राइम मिनिस्टर। पहुंच लीजिए। चलें जी। IMF की वजह से है महंगाई या फिर माफिया की वजह से? महंगाई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से। स्टिल हाउ? उसकी वजह है, जब आप अपने मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में 40 अरब डॉलर की गैप रख दें, आप अपने डॉलर के अंदर आमदनी और खर्चों का नुकसान 20 अरब डॉलर कर दें, तो महंगाई तो होनी है। डॉलर महंगा होना है, डॉलर महंगा मतलब सारी चीज़ें महंगी। तो इन्होंने जिस तरह से इकॉनमी को चलाया है, इनके अपने हालात बेहतर हुए, इनकी जायदादें बढ़ी, बैरून मुल्क असासे बढ़े, इनके ख़ानदान अमीर से अमीर तरीन हुए और लोग गरीब हुए। तो वो जो ख़ास तौर पे ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 10 साल जो इनके थे ना, उसमें जो तबाही हुई है, 6000 अरब डॉलर कर्जा था कौम के ऊपर जब जनरल मुशर्रफ गए, ठीक है। और इनके 10 साल में वो 30,000 अरब डॉलर पे चला गया, 2018 तक। जी हाँ,
अच्छा सर अब इस पूरे सिस्टम को अच्छा इसके साथ में ऐड कर दूं सारे इदारे तबाह कर गए। अब इस सिस्टम को ठीक करने में वक्त लग रहा है। महंगाई पीपल्स पार्टी का जब दौर शुरू हुआ 21% पे गई थी, PMLN के दौर में 14% पे गई थी, हमारे दौर में 8% पे। लेकिन वो क्या कहते थे, कोई महंगाई नहीं है जी, कोई नहीं है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी PMLN भी कहते थे किधर है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। हम क्या कहते हैं, महंगाई है। ये जो रियलाइजेशन होती है ना, मैटर करती है। अगर आपको एहसास ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे। इमरान खान साहब जितने भी प्रोग्राम्स ला रहे हैं, आपने जिक्र किया एहसास प्रोग्राम का, हेल्थ कार्ड का, आम आदमी पे देखें और बाकी जो मेजर्स ले रहे हैं, ज़बरदस्त हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत बेहतर है। लेकिन आम आदमी कहता है मेरे लिए कि ये उसको इमीडिएट रिलीफ तो नहीं मिल रहा ना। ठीक है, इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। पाकिस्तान का मसला क्या, मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। यही हर घर का मसला है। महंगाई इसी का नाम है। दस्तरस से जब चीज़ बाहर हो, आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, खर्चे आपके 15,000 रुपये हैं, तो कैसे मैनेज होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यही पाकिस्तान एज अ कंट्री पाकिस्तान का ये मसला है। ठीक है ना, इन्होंने वो मुल्क के साथ ये हाल किया। तो इमरान खान साहब ने आते साथ अपने खर्चे कम किए। अगर हमें आज, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर हमें आज उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो ना देना पड़ता, तो इतने जो हम दे रहे हैं, तो आज पाकिस्तान की आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। राइट। ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस तो हैं ही हैं, उसकी एक छोटी सी रीज़न, लेकिन क्या इसकी रीज़न IMF भी है कि उनकी जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करने के लिए बढ़ाना पड़ता है? ये जो भी इनके बिजली के मुआहदे आप उठा के देख लें, गैस की सारे चीज़ें इनकी देख लें, आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपको पैसे देने हैं गवर्नमेंट को। ठीक है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग्स हैं, परसेंटेज देनी है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। बाकी आपको इसकी जो टेक्निकल बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जी। राइट। मोटा मैंने आपको बता दिया है। नहीं, वो मोटा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें एक सवाल ये था, इसमें वो 14% वाली महंगाई उनको महंगाई नहीं लगती थी जो उस वक्त हुक्मरान थे, और आज की 8% वाली महंगाई आप रियलाइज करते हैं कि महंगाई है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों फील हो रही है और प्रोजेक्ट हो रही है, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर आप नैरेटिव बिल्ड होता है या कोई और मामला है? गांव देहातों में अगर चले जाए तो वहाँ पे लोग खुश हैं। ठीक है, मैं सारी जगहों की बात नहीं करता, लेकिन कई जगहों से बड़ी ज़बरदस्त फीडबैक आ रही है कि आज छोटा किसान खुश है, आज किसान ओवरऑल जो हैं, और जो इलाज की सहूलत दे दी है ना, ये तो अमेरिका भी नहीं कर सका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इस वक्त मैं भी खैबर पख्तूनख्वा का मेरा वो ID कार्ड है, रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी हो, चाहे अमीर गरीब, मैंने कल चेक किया जी, मैं आपको दिखा, मैंने मैसेज किया है वो नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है उस पर अपना ID कार्ड, तो उन्होंने कहा कि आप सेहत सहूलत कार्ड के वो है अहल हैं, आपके पास है हेल्थ। अच्छा, कोई भी हो खैबर, इतना एक्टिव सिस्टम है, पूरा 100% पॉपुलेशन ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा इज कवर्ड। 10 लाख सालाना इलाज का खर्चा फी खानदान हुकूमत दे रही, जो पहले कभी नहीं था। बहुत बड़ी, कोई बड़ी बीमारी आ जाए लोगों को पता है अब उनका। और मज़े की बात इसमें यह है, अच्छी बात यह है कि किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल, आगा खान चले जाएं, किसी भी टॉप के हॉस्पिटल चले जाएं, आपका इलाज मुफ्त होगा 10 लाख रुपए तक सालाना। यानी ये सारे आपके पैनल के ऊपर हैं। अभी पंजाब में भी ये साल के आखिर तक हो जाएगा, सबके पास हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात, आज़ाद कश्मीर इनिशिएटिव है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, बुज़दार साहब से लोग मिल रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी के आपसे नाराज़ भी हैं, जो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, और उस वाले से बड़े आपने बयानात अभी सुने होंगे, नौजवान तबका है, MPAs हैं, तो ऐसा क्यों है? ये गवर्नेंस में कहीं कोई कमी रह गई है, या खान साहब के नज़रिया जो था यूथ को आगे लाने का, उसकी वजह से लोग नाला हैं, ऐसा क्यों?
सही बात यह है कि रिजर्वेशंस होती हैं और इस केस में जब आप आज़ाद जीत के आते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपकी कभी काम नहीं हो रहे होते तो आपकी कंसर्न्स होते हैं और वैलिड कंसर्न्स होते हैं और उनको एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस करेंगे उनको? हाँ जी, एड्रेस करेंगे। उनसे बातचीत हो रही है कोई? जी जी, जाहिर है वो हमारे You guys won't let them go, जाने तो नहीं देना ना? नहीं वो क्योंकि उसमें बुखारी कह रही है कि 20 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और ये लोग अब छोड़ने वाले हैं पीटीआई। वो तो वहाँ तो धमालें चल रही हैं सर। बड़े मोहतरम हमारे लिए जी। और क्यों ये क्या पोजीशन वाले उन्हें तो तंग न सारे, ये हमारे घर का मामला है भाई। ये पश्तो में हो जाए ना, उन्हें को तो तंग नहीं सारे। बस सब हम जी उनको तो तनास तो खबर हो 10 से चल दे के पके गल है कि जी उनकी रिजर्वेशन है वो हल हो जाएंगे। ये लोग बड़े खुशियाँ मनाते हैं ना, और आप खुशियाँ ना मनाएं क्योंकि घर का मामला सेट हो जाएगा। राइट। हॉर्स ट्रेडिंग स्कैंडल के हवाले से जो वीडियो आई है, हालिया जो वीडियो रिलीज हुई, केपीके के जो लोग थे, पीपल्स पार्टी के पीटीआई क्या कर रहे हैं उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी तो बना दी गई। व्हाट्स नेक्स्ट? पहले नेक्स्ट से पहले जाते हैं कि हुआ क्या हुआ 2018 में जब एक चीज़ हुई उसकी वीडियो अब 2020 में वो कैसे? मतलब पहले तो पता तो होगा। अरशद शरीफ से पूछें जी। हाँ वो मुझे पता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की भी मैंने बात सुन ली है कल साबिर शाकिर के साथ। उन्होंने कहा कि हमने देखी थी लेकिन मेरे पास थी नहीं वीडियो। अरशद शरीफ साहब ने इसको मंजर आम पे बुलाए हैं, उन्होंने ब्रेक किया ये। और यार भाई ने बात ये है कि ये जो वीडियो है ये बताती है कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम था और क्या तब्दीली की ज़रूरत है। सेनेट की इलेक्शन क्यों चाहती है अपोजिशन कि खुफिया राय शुमारी से हो, ये वीडियो उसका सबूत है। ये वीडियो बताती है कि वो क्यों चाहते हैं। वो चाहते हैं, अच्छा इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब चाहते हैं कि हर सतह पे करप्शन का खात्मा हो। अपोजिशन चाहती है हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ हो। इमरान खान साहब चाहते हैं कि शफाफियत हो, अपोजिशन चाहती है 2 नंबरी हो। इमरान खान साहब चाहते हैं ओपन बैलेटिंग हो, अपोजिशन चाहती है सीक्रेट बैलेटिंग हो। और वो वीडियो बताती है वो क्यों चाहते हैं। तो अगर ओपन बैलेटिंग की बात है और आप लोग माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उसके ऊपर हैं, तो सदारती ऑर्डिनेंस की उसके लिए ज़रूरत थी? गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इतनी ज़बरदस्त किस्म की जमहूरियत के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस की तो ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझे फवाद खग्गा याद करा दिया। चलो बताएं। कहता है वहीं गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज सर रेस्पॉन्ड ऑन इट सर। हियर इज द आंसर। यस प्लीज। वो ये भी कहता है। बात ये है सुप्रीम कोर्ट में क्या रेफरेंस किया हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछा मुअज़्ज़ज़ अदालत अपनी राय दे, आर्टिकल 226 की तशरीह क्या है। ठीक। आर्टिकल 226 कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड वाया सीक्रेट बैलेट। ऑल इलेक्शंस under the constitution, under the असल चीज under the constitution. So the question is कि ये जो सेनेट के मेंबर्स का इलेक्शन है, माइंड यू मेंबर्स ऑफ द सेनेट के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये इलेक्शन उसके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? ये बात पॉइंट पे है आप। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक। अगर तो ये है हाँ तो फिर सीक्रेट बैलेटिंग है। नहीं है, और अगर ये है और सीक्रेट बैलेटिंग है तो आईनी तरमीम की जरूरत है। ठीक है, ठीक। अच्छा अगर ये नहीं है और लॉ के अंडर है, जिसकी आगे इलेक्शन एक्ट के अंदर उसकी मशीनरी दी हुई है, मैकेनिज्म दिया हुआ है, किस तरह हो सकता है? ठीक है, फिर इसका मतलब है उस मैकेनिज्म को तब्दील करने की जरूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी हो सकता है और ऑर्डिनेंस से भी हो सकता है। पहला सवाल, ऑर्डिनेंस क्यों लाए हैं? मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जब ये सवाल आया जी जी कि जी रज़ा रबानी ने खड़े होके किया, उन्होंने कहा कि देखिए जी एक तरफ तो ये रेफरेंस आप सुन रहे हैं, दूसरी तरफ ये ऑर्डिनेंस ले आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये कंडीशनल ना होता ऑर्डिनेंस तो हम इसे कलअदम करार दे देते, लेकिन ये कंडीशनल है। मुअज़्ज़ज़ अदालत वाज वेरी वाइज ऑफ यू कि आपने इसको कंडीशनल किया ताकि ये कलअदम ना करार दिया जाए। उन्हें कंडीशनल वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत में केस ऑलरेडी चल रहा है। तो जब कंडीशनल इसलिए किया कि जो भी हुक्म सादर फरमाएगी सुप्रीम कोर्ट उस पर अमल दरामद होगा। इस ऑर्डिनेंस का आना मुअज़्ज़ज़ अदालत का वक्त बचाने के मुतरादिफ है। वो कैसे? इतने दिनों से ये समाअत चल रही है,
अगर ये ऑर्डिनेंस ना आता तो हम उस अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्शन की स्केड्यूल अनाउंस हो गई है, अब फैसला आ जाता है तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। फैसला 3 मार्च तक कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 3 मार्च से पहले आ जाएगा। और 3 मार्च को ही आपके अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, मुसद्दस अदालत कहती है जी कि ये जी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर ये ऑर्डिनेंस के तहत ओपन बैलेटिंग पे इलेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली ओपन बैलेटिंग पे आप लोग चले जाएंगे। और अगर वहां से रिफ्यूजल आता है कि नहीं अभी जो चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर ऑर्डिनेंस का क्या होगा? कलदम हो जाएगा। जी फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, जो प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है उसी पे होगा। फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, लेकिन हम एक और चीज करेंगे। क्या? हम फिर ये इलेक्शन के बाद हम आईनी तरमीम लेके आएंगे। नहीं वो तो उस बहुत तेज हैं आप लोग कसम से। अच्छा अगर अक्सरियत नहीं मानती उसके ऊपर फिर क्या करेंगे? मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, मुझे यहाँ ब्रेक लेने दें। बड़ा ज़बरदस्त डिबेट। फैसल जावेद खान साहब आज एक्सक्लूसिवली 1-on-1 इस नशिस्त में बैठे हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईनी तरमीम कैसे मुमकिन होगी? एक बात तो ये कि सेनेट में अक्सरियत हो जानी चाहिए पीटीआई की, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, जो नेशनल असेंबली में इत्तेहादी हैं तो वो मिलकर अगर बिल पास करेंगे और साथ साथ अपोजिशन के लोग मिलेंगे तो ही आप आइन में तरमीम की तरफ जा सकेंगे। आफ्टर दिस वेलकम बैक। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब आज 1-on-1 एक्सक्लूसिव नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आप कह रहे थे हम आइन में तरमीम की तरफ जाएंगे और अभी अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती तो ज़ाहिर है 3 साल बाद फिर आपको सेनेट इलेक्शन की तरफ जाना होगा। एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग उस वक्त तक गवर्नमेंट में होंगे। तो अब फिर अगर सारी चीज़ें होती हैं तो कैसे होंगी, उसका प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करेंगे? सर पहले तो आपसे गुजारिश है, एक क्लिप चलाएं। अच्छा, इमरान खान साहब का। कौन सा? बता दें। नून लीग ने जब ये बात की थी 2014 था 15 था कि हम सेनेट के ओपन बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उनका एक पॉइंटर था। इमरान, उस पर मैं आता हूँ। तो ये 2014-15 की बात है। उन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वैसे तो नून लीग की हुकूमत के इतने नहीं, लेकिन इस चीज़ पे मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि ये ज़बरदस्त चीज़ करने जा रहे हैं क्योंकि अच्छा काम था। हम इनके साथ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा काम था, तभी खान साहब ने कहा था कि मैंने तारीफ़ करनी है। ठीक, यस बॉस। तो ये क्लिप आप चला सकते हैं। मैं अगर है जी प्रोड्यूसर साहब तो निकालिएगा, इसको चलाइएगा जी प्लीज़। ये अभी आपने सुना जी, ठीक है, ये क्लिप आपने सुना। हाँ, अब चले जाए थोड़ा सा पीछे। 2006 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बैठ के साइन करते हैं कि हम सेनेट की इलेक्शन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम सेनेट की इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से करवाएंगे और आइडेंटिफाइबल वोट होगा। अच्छा जी, 10 साल गुजरे। अच्छा, उस बीच इन्होंने वो भी किया, 18वीं तरमीम भी आई और उसमें 100+ कोई थी। हाँ जी, बहुत बड़ी तरमीम थी, उसमें बहुत लेजिस्लेशन सब थे उसके नीचे, बहुत सारी थी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। उसमें ये नहीं किया इन्होंने। क्यों? कि ये चाहते थे कि सीक्रेट बैलेटिंग रहे, मफादात खत्म होते थे ना। करप्शन और रिश्वत के बगैर ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट की इलेक्शन, ये नहीं जीत सकते। ये लोगों को खरीदते हैं, ज़मीरों के सौदागर हैं ये लोग, ये खरीदते हैं और वोट खरीद के ये इलेक्शन जीतते हैं। इनके खैबर पख्तूनख्वा में MPS ही नहीं थे, 6 MPS से 2 सेनेट की सीटें निकाल गए। कहते किसने दिए पैसे? और भाई बेनिफिशियरी कौन है इसका? ठीक है ना। और जो खटक साहब का नाम लेते हैं, खटक साहब का क्या आपको नहीं पता है? वो स्पीकर का कहते हैं जी, नहीं पता इस्लामाबाद का ये घर, सबको पता है। और खटक साहब बेनिफिशियरी इसमें कौन है? कौन? इसमें पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है ना। बंदा तो उन्हीं का बैठा हुआ था ना, पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी थी क्योंकि उन्हें सीट नहीं। अच्छा, हम फिर भी इनको कहते हैं यार आपने लिखा ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, आपने लिखा ना, हम करके देते हैं। हो लेने दो, हम जब चीज अच्छी हो रही है तो हो लेने दो। हम जब आईनी तरमीम लेके आए ना पब्लिक इंटरेस्ट की, या चाहे वो फैट है वो जो, वो कहते हैं हमें ये दे दे भाई। नया ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 की मर्जी की चेंज कर दे। 34 ने 99 से पहले के केसेस में 99 करोड़ 99,999 रुपए की करप्शन करने दें। और नैब जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखें, क्योंकि सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, कहते हैं हमें ये करने दे, हमें ये दे दे, हम कौमी मफाद कोई भी लेजिस्लेशन हम साथ देने का तैयार। इमरान खान ने कहा नहीं दूंगा एनआरओ, नहीं देंगे वो एनआरओ, नहीं देंगे एनआरओ, नहीं देंगे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कुछ दिन पहले हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा जी ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज हो और उसमें ऐसा लगे कि जो शिकें ये तरमीम लाना चाह रहे थे आप लोग, 26वीं तरमीम, इसके अंदर खान साहब के अपने दोस्तों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही हैं, तो वो ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज में आपका साथ देंगे। ये बड़ी बात कर दी थी उन्होंने।
किसने? एहसन इकबाल साहब। अच्छा देखिए बात सुने, तो ओवरऑल रिफॉर्म पैकेज आपने कभी सुना है उनसे? क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं भाई, किधर है? बात यह है कि हमने इनको कहा कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। हाँ, ये तो छुई मुई बने हुए हैं, नहीं आना चाहते ये किसी भी चीज़ में हम। अच्छा उनकी तरफ से वो कंडीशन आई, हमारी तरफ से ये कंडीशन आ जाए, भाई ये नहीं लेके आना साहब, एनआरओ नहीं दूंगा, ये ना लेके एनआरओ नहीं दूंगा, इसके बगैर ये ना लेके आए, जिस चीज़ पे बैठना बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आए, आप जिस चीज़ पे आते आए आ जाए। तो आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से उनको बुलाया था? जी जी, तो वो नहीं आए? उन्होंने अपना ये बना लिया, क्या कहते हैं इसको, वो जो ख़त्म हो गई थी 2020 में ही इन्होंने बनाया था पीडीएम। हाँ जी, वो जो 2020 में बनी थी, 2020 में सितंबर में जो 2020 में बनी थी पीडीएम, एपीसी के। हाँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठोस। पीपीपी को रिलीफ दिया आप लोगों ने? नहीं दिया। पीपीपी इनके साथ चली गई है जी। पीपीपी पंजाब में ख़त्म है, सिंध में भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो हो रही है। सारी पीडीएम, फजलुर रहमान, सब पीपल हैव रिजेक्टेड देम, उन लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। क्या लाहौर जाएंगे जी? लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक 8 अरब रुपए ट्रांजैक्शन का केस था जरदारी साहब का, उसके ऊपर ज़मानत हुई, नैब ने उस केस में उनकी मुखालफत नहीं की। अल्टीमेट रिलीफ तो है बाय द वे। देखिए जी, इदारे जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आई डोंट नो। इमरान खान की मैं बात कर सकता हूँ, इमरान खान किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकते किसी के साथ। नहीं सर, नैब तो वो इदारा है ना कि नैब वो इदारा है, जब वो कोई कार्रवाई डालने लगता है ना तो सब सारे स्पोक्स पर्सन को पहले पता चल जाता है। पीटीआई के तर्जुमान आगे खड़े होकर कह रहे होते हैं कि कल फलां पे गिरफ्तारी डलने वाली है। और अब क्योंकि रिलीफ ऐसी पार्टी को मिला है जिसकी वजह से पीडीएम मुबैना तौर पर डैमेज हुई है, तो उसके ऊपर ये कहना कि नैब बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, खुद कर रहा है, हम तो पूछेंगे नहीं। मुझे टेक्निकल डिटेल नहीं पता, और लोग प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, लोगों की प्रेडिक्शन होती है, नेज़े पे बैठ जाती है, कभी नहीं बैठती। बहुत से लोग पॉलिटिक्स में प्रेडिक्शन गेम खेलते हैं, कभी चल जाता है। खान साहब की तरफ से पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ नहीं है? किसी को नहीं है, किसी को कोई रिलीफ नहीं। अपनों को भी नहीं है ना, अपनों को भी नहीं है, सपनों को कैसे हो सकती है? जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, फ़ारूक हबीब साहब दरख्वास्त लेकर चले गए इलेक्शन कमीशन में कि जी लीबिया और इराक से फ़ौरन, और बाय द वे वो मेरे शो से ही निकला था, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मेरे ही शो पे बोल गए थे बहुत कुछ। तो उसके बाद उन्होंने बल्कि मुझे पार्टी बनाया है इस केस के अंदर, मेरा नाम, मेरी सारी डिटेल उसमें शामिल है। तो कैसे टेकअप करेंगे इस केस को? इतने सारे सबूत कहाँ से लाए जाएंगे? देखिए बात ये सबूत तो उन्होंने देने हैं, अब तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं। हमने इनकी पार्टियां कैसे चलती हैं? फॉरेन फंडिंग। हमारी पहली पार्टी है जो पॉलिटिकल फंडिंग लेके आई इमरान खान साहब, क्योंकि शौकत खान हम की कर चुके थे पॉलिटिकल फंडिंग, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो कि पीटीआई को अतियात देते हैं, और 40,000 से ज़्यादा हमने डोनर्स की लिस्ट भी रजिस्टर्ड है। ये दे देना। हाँ। ये 200 दे दें। हाँ। ये कैसे दे सकते हैं? इनका तो हमारे तो सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, सारे, पूरी तफसील इलेक्शन कमीशन में। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। इनकी कब्जा माफिया सारे आगे जो इनको सारे रखे हुए इन्होंने, जो इन्हें फंड करते हैं, ये दें ना डिटेल्स, लाएं, दिखाएं, डिटेल्स दें इलेक्शन कमीशन में। इन्होंने जवाब देना है, अब इन्होंने देना है, हम दे चुके हैं, अब इन्होंने देना है। बताएं, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सब ने जवाब देने हैं। कहाँ से? हाफिज हुसैन अहमद ने सारा कट्टा छट्टा खोल के सामने रखा। लीबिया और इराक से कर्नल कद्दाफी, उन्होंने बाकायदा खुलकर बोला है। सब बेनजीर भुट्टो ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि किस नाम पे पैसे लिए थे, जिहाद के नाम पे किस नाम पे लिए थे। नवाज शरीफ ने, बेनजीर ने हेरल्ड मैगजीन में इंटरव्यू। जी मुझे याद है। अच्छा, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी पे आ तो फिर जो पैसे दिए कुछ पास रख लिए, और बाकी तो क्या किया उन्होंने? यूटिलाइज किया, और क्या किया, और बाद में रोने लग गए थे। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं कि बाद में वो रोने लग गया जब उनसे सवाल किया कि ये पैसा किधर गया, तो उन्होंने कहा मुझसे खर्च हो गया, मुझसे अब मत पूछो। ये जुमले हैं उनके उन प्रीवियस करीबी देरीना साथियों के। अच्छा, मैं दावे से कहता हूं कि आज तक इमरान खान साहब ने किसी भी मुल्क से फंडिंग नहीं ली। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, वैसे बहुत बड़ी बात है। खान साहब ने मेरे इंटरव्यू पे ये बात कही थी कि 2 मुल्कों से मुझे ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मुझे सिर्फ ये बता दें कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को किन ममालिक से फंडिंग हुई है? कोई है आइडिया आपको? पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों को किन ममालिक से फंडिंग है? इनको जो फंडिंग हुई है, आपको इसकी सारी डिटेल जो है
वो हमने सामने रखी। हमने इनको हम इलेक्शन कमीशन में इन्होंने जवाब देने हैं, वो बता दें इनके पास पैसा किधर से आया, इन्हें जो बैरून ममालिक से फंडिंग हुई है, और जो इनको बाकी इन्होंने डिटेल्स देनी है, जहाँ से भी पैसा आया आपने डिटेल देनी है। आपने इन्होंने अभी तक एक पेज की एक पेपर नहीं दिया। नहीं, लेकिन ये खिताबात के अंदर तो मरीम नवाज कहती फिर रही हैं कि पीटीआई को इजराइल और भारत दोनों से इजराइल किसने भेजा था जी नुमाइंदा? नून लीग। कौन थे? एवरीबडी नोज। कादरी साहब खुद बताया है ना साहब। यस अजमल। हाँ, कौम को नहीं पता। और बाकी भारत के साथ जो सारे रवाबित सारी चीजें हैं, तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि आप ये बताएं पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दोनों को कहाँ से फंडिंग हो रही है? आपको कुछ तो आइडिया होगा ना? मुख्तलिफ जगहों से जी, मुख्तलिफ जगहों से। अच्छा, यू कैन नॉट नेम देम। इन्होंने बताना है आके कि कहाँ से आई है फंडिंग। रिस्पॉन्ड ये करें क्योंकि इल्जाम इनके ऊपर है। मार्क सीगल, सारी चीजें इन्होंने बतानी है। सारी चीजें इन्होंने बता दी है सर, इन्होंने बताना है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ खुलकर एक कैंपेन स्टार्ट कर रखी है, उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुई है। ये जो खोखर बरादरान के घर मिसमार हुए या उस पर जो कब्जा वागुजार कराया गया है, इसके ऊपर पीएमएलएन कहती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। योर टेक ऑन दिस प्लीज। एक सेकंड, कादी। हाँ जी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस चीज़ की? तो वो कह रहे हैं ना कि सर ये ले, चलें ये देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? पढ़ें। Important personalities of PMLN who grabbed the lands and facing action now. Malik सैफुल मुलूक खोखर, एक्स MNA MPA PMLN, मुदस्सिर कयूम नहरा, अजहर कयूम नहरा, मजहर कयूम नहरा, गुलाम दस्तगीर फादर ऑफ खुरम दस्तगीर खान, एक्स फेडरल मिनिस्टर, मोहसिन शाहनवाज रांझा भी शामिल हैं। ओप्स। नैयर बुखारी साहब, चौधरी मोहम्मद तनवीर साहब, दानियाल अजीज़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, एहसन रज़ा खान साहब, ओफ, और एहसानुल हक बाजवा साहब। हो ये हमारा वो ये कहते हैं कि जी खोखर बरादरान के मामले में आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सुनिए, नहीं वो ये नहीं था। हाँ। मैं उस पर, ये लैंड रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, हमारा नहीं है, लैंड रजिस्ट्री का, कि ये कब्जा जो हुआ था ना, ये अवाम की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा क्या होता है, अवाम की ज़मीनें। ये बाज़ एक जगह पार्क बना दिया उन्होंने, वो जो इन्होंने पेट्रोल पंप कब्जा करके बनाया हुआ था ना, उधर पार्क है। अच्छा। लोग वहाँ जाते हैं शाम को, अच्छा टाइम होता है, लोगों की चीज़ है, लोगों को मिल जाए। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बट हैविंग सेड दिस ऑल, ये पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इसमें आपका पीटीआई का भी कोई बंदा शामिल है? मेरा नहीं ख्याल है इसमें पीटीआई का कोई है, अगर हो तो उसको भी देखिए। मुझे नजर नहीं आया। सारे इनके पहले अदवार थे, इन्होंने काफ़ी जुल्म किया जी। हाँ। लोगों पे। हाँ। और कहने की बात यह है कि अब जो ये अल्लाह ताला का करम है हम पे कि इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला है। आप माशाल्लाह जवान सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं। सेनेटर, बतौर सेनेटर आप जब बात करते हैं नज़र आता है कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक यंग फेस खड़ा है। अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक सवाल कर रहे थे कि हालिया जो सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा नौजवान फेस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर टिकट जिसको दिया हो कि ये हमारा सेनेट का कैंडिडेट है एंड दिस इज़ द फेस ऑफ यूथ। सैफुल्लाह नियाज़ी। अच्छा। यस, यंग है। हाँ, मैंने देखे थोड़ा वेट ज़्यादा है बट यंग है। वो वेट पे अभी खैर उन्होंने रिड्यूस किया अच्छा खासा। मैं जब कराची में था, वो जब इमरान इस्माइल साहब बड़े इंपॉर्टेंट हल्के से लड़ रहे थे ज़िमनी इंतखाब, उस वक्त मैंने देखा था बड़े ठीक ठाक है भी थे। और अब जब वो सेनेट में आएंगे मजीद उनका वेट कम होगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ कहता हूँ लोगों को कि गाड़ी दूर पार्क करें। हाँ, ताकि चल के आना पड़े आपको, लग पता जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी डेट्स का ऐलान किया है, जो उन्होंने जवाब जमा कराया। तो मुझे ये फरमाइए कि ये बलदियाती इंतखाबात बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गए? पहले भी तो हो सकते थे, ये डिवीजन ऑफ पावर पहले भी तो हो सकती थी, क्या ख्याल है? फिर वो देखें ना, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ आया है इसमें, आईनी तरमीम क्या है ये, ओपन बैलेटिंग के ऊपर। अदारे आज़ाद है, इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं है जी, क्या तारीखें तय करते हैं, क्या नहीं, उनकी मर्जी है। राइट। शहबाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में मुल्क से बाहर जा सकते हैं? कादली ये तो तुसी दसोगे ना, पहले भी तो गैस ही एक बड़े पाया वो। हाँ, उन्होंने वैसे इस पूरे केस को अगर देखे ना, नवाज शरीफ के,
तो वो इमरान खान साहब की मुझे वो तकरीर याद आती है कि जहाज़ को जब देखा और पता चला कि एनवायरनमेंट बदलने वाला, किसी भी पेशेंट पे ये होता है, असर होता है, उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। वहीं से इमरान खान साहब ने कह दिया था कि ये मतलब जिस अब तो हशाश बशाश है, ठीक हो गए, वहाँ जाके तो सेट हो गए। निकले हैं जेल से दवाई लेने के लिए, वापस नहीं आ रहे, और बीच में वो डिजिटल खिताबात भी हो रहे थे वहाँ पे, पिज्जे भी खा रहे हैं, शादी के फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं। लाना तो आपने था, घसीट कर लाने के दावे थे, 15 जनवरी तक वापस लाने की डेट्स तक दी गई थी, अक्टूबर में मुझे घसीटूंगा किसी और की लाइन थी। बात ये है, वो भी मुझे याद है वो अब साथ है, वो एक दूसरे के साथ है अब उस पे काम कर रहे हैं जी, ये क्या नाम है, शहजाद अकबर साहब, और वो कुछ डेवलपमेंट है कर रहे हैं। ये मुल्कों के साथ होता है, कोई जो भी होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। अच्छा, मौलाना साहब के बारे में पूछना बनता है। मौलाना साहब के बारे में एक खबर चल रही है कि मौलाना साहब ने शायद कोई डिमांड की है कि मुझे सेनेटर बना दिया जाए, सेनेट में मुझे कोई बड़ी पोजीशन दे दें तो मैं हट जाता हूँ। आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? किसने? मौलाना फजल रहमान साहब। क्या कि मुझे या तो सेनेटर बना दिया जाए या सेनेट में कोई बड़ी पोजीशन दी जाए तो मैं पीडीएम की मूवमेंट से पीछे हट जाऊंगा। हाँ, ये खबर है। वैसे मैं कहता हूँ ये खबर हो भी सकती है, हो भी सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके माजी को देखते हुए ये इनका तो अब बस नहीं चल रहा ना, वरना तो हर हुकूमत की बस में बैठे हैं। बेनिफिट्स जुमला है, बिल्कुल जुमला है। अच्छा, टेन्योर्ड पोस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। टेन्योर्ड पोस्ट ऐसी पोस्ट हैं जिसके ऊपर मतलब सिवाय आप लीगल प्रोसीडिंग्स के आप कोई उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी पूछा था, और उसी टेन्योर्ड पोस्ट के हवाले से मेरा भी आपसे सवाल है कि अगर किसी एक मीडिया ग्रुप के साथ सलूक नारवा रखा जाता है, मुतासबाना सलूक, और किसी एक शो के कंटेंट को बेस बनाकर पूरे चैनल को जुमे वाले दिन बंद किया जाता है और वो अगले 4, 5, 6 दिन तक बंद रहता है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो कोई एग्जेक्टिव भी है इस मुल्क के अंदर जो कि अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और पूछे उससे कि हमारे ही मुल्क का एक बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट चेयरमैन पैमरा। देखिए, जितना आज़ादी सहाफ़त आज है, इससे पहले कभी भी नहीं था, इससे पहले कभी भी नहीं था। और ये आप पूछिएगा, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी पूछिएगा और वो आपको कहेंगे कि यस। मुझे तारीख़ नहीं पता, लेकिन ये 2017 की बात है कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने एक ऑर्डर के थ्रू कितने चैनल्स पर पाबंदी आयद करवाने का, ठीक है, ये हामिद मीर साहब से आप पूछेगा और वो आपके सामने मज़ीद डिटेल्स भी रखेंगे, ठीक है ना। वो दौर भी हमने देखे। आज आज़ादी सहाफ़त जितना है उतना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को ना कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस मुल्क में कोई ऐसा कानून है, मैं मजबूरी में मुझे काली पट्टी बांधनी पड़ी, आपके सामने बांध के बैठा हूँ, हमारे सारे एम्प्लॉइज़ बांध रहे हैं आजकल। तो अब ऐसा मामला जिसके अंदर इस मुल्क के चौथे सतून यानी जमहूरियत के चौथे सतून यानी मीडिया के किसी एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा हो, और एक ऐसे शख्स की जानिब से जो ना तो इलेक्टेड है ना ही उसकी सिलेक्शन मेरिट पर हुई है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेंज करके एक अंडर मेरिटेड कैंडिडेट को ऊपर लाया गया और नवाज शरीफ साहब के दौर में रखा गया। उसको हटाने के लिए एग्जेक्टिव अपना किरदार अदा करे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज एग्जेक्टिव अथॉरिटी। मेरा ख्याल है आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, हाँ, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर इस मुल्क में प्रोटोकॉल कल्चर की वजह से एक छोटी गाड़ी हिट होती है किसी बड़ी गाड़ी की वजह से इस्लामाबाद के अंदर, तो सदर साहब की जानिब से एक रेफरेंस जारी हो जाता है, एग्जेक्टिव उसको देख रही होती है। और अगर इसी तरह से मीडिया के किसी एक इदारे को टारगेट किया जाता है तो उसके ऊपर भी नोटिस हो सकता है। व्हाई नॉट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री कम फॉरवर्ड एंड लुक इनटू दिस प्लीज। लेट मी चेक, गेट बैक। You should check it. चेक तो कर लूँ ना। You should communicate it to the higher authorities too. Sure, sir. अच्छा, एक आखिरी सवाल, PSL के लिए आप रेडी हैं? यस बॉस। PSL बड़ा ब्रांड बन गया, बड़ा ब्रांड बन गया। ये इमरान खान साहब ने जो सारे मैचेस करा दिए ना पाकिस्तान में पिछले PSL के, उससे ये ब्रांड उठ गया। और साउथ अफ्रीका अभी पाकिस्तान आई हुई है। और जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो मैं उसके बाद हम जोहान्सबर्ग में क्रिकेट टीम के साथ एक वो था ये डैम फंड का इवेंट, वहाँ पर मैं जब ग्राउंड इनका मैच भी था, क्रिकेट टीम गई हुई थी, तो वहाँ पे जब मैं मिला इनसे, साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट के चीफ्स हैं,
उनसे जब मुलाकात हुई वहाँ पे मैच देख रहे थे तो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी पाकिस्तान आएंगे क्योंकि योर प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। सो आई थिंक दिस PSL इज अ बिग थिंग नाउ। प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान है, लेकिन गाना नसीबुल आल ने गाया, कैसा लगा? ओफ, कैसा लगा आपको? बहुत बुरा। और ये मैं सोलो कट करो फैसल भाई को। गाना कैसा लगा है आपको? बहुत बुरा, और ये सॉफ्ट वर्ड्स है मेरे। तो सर फिर किसने गवाया है? कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें ना कुछ स्पोर्ट्स की फील है। हाँ। वो एक होता है ना जोश जज्बा, जिन स्पोर्ट्स का एक फील होता है। हाँ जी, क्रिकेट, तो और क्रिकेट का पैशन है लोगों को। हाँ। और लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज जो है वो है, आप इसमें इलाकाई टच डाल सकते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्योंकि देखें क्रिकेट एक प्लेटफॉर्म बनता है आपकी मैसेज ले जाने के लिए। क्रिकेट लोग देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, और जो म्यूजिक होता है वो एक पैकेज का नाम होता है जो कि आपकी कल्चर की नुमाइंदगी करना चाहिए। और आप क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना मैसेज इंटरनेशनली पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, उन मुल्कों में भी क्रिकेट देखी जाती है और बाकी लोग देखते हैं। तो अगर आप अपनी ज़ुबान में करें, अपनी चीज़ों में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अपना कल्चर देखिए। हम क्यों उन जैसा बनना चाहते हैं? पता नहीं जी, मैं नोइंग खान साहब टेस्ट, क्योंकि हमने बहुत साथ ट्रैवल किया है, उनका म्यूजिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। कैसा लगेगा अगर उन्हें सुनेंगे तो? इमरान खान साहब को ये गाना बड़ा पैड़ा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा, ये सच्ची बात कह रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इसमें पीसीबी को देखना चाहिए, दे शुड लुक इनटू इट कि भाई नेगेटिव पब्लिसिटी नेगेटिव ही होती है, इसको और अच्छा पब्लिसाइज किया जा सकता है, अच्छे सिंगर से गवाया जा सकता है। नसीबुल लाल इज नो डाउट लेजेंड, लेकिन उनका वो मिसफिट है, वहां पे मिसफिट है। हाँ नहीं, नसीबुल लाल से ही करवा लेते, लेकिन देखें थीम होना चाहिए था, कोई बेहतर चीज होनी चाहिए थी। बहरहाल जी, लोग देखें, हो सकता है कहते हैं जी मिलियंस, पता नहीं कितने व्यूज हैं, वो तो लोग देखते हैं पैडी चीज कैसे। इस तरह के व्यूज तो और बहुत सारी चीजों पे आ जाते हैं। जी सर, एब्सोल्युटली राइट। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, सर आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, हमारी तरफ से यही कुछ आज के इस शो में। हमने नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर तो बात की है, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, खासतौर पर PSL, उसकी बात हमने ज़रूर की है। और गाना बड़ा ही कोई पैड़ा बना है फैसल जावेद साहब की तरफ से, और कहते हैं खान साहब अगर सुनते तो यकीनन उनको भी कोई बहुत ज़्यादा महसूस ना करता। प्रोग्राम से जमील फारूकी को हटा दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।